हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ नीट का जो एक स्ट्रेस से भरा हुआ दौर था, जो एक तनावपूर्ण जीवन था, जो एक संघर्ष का दौर था, जिसमें 24/7 आवर्स आप केवल डीटीएस के बारे में, अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में सोच रहे थे, उसको बहुत अच्छे से पार कर कर नीट 23 में एक बहुत प्यारी सी रैंक सिक्योर कर कर एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट देकर आप अपने घर पर अपने परिवारजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ अपनी वेकेशन को एंजॉय कर रहे हो। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के इस पावन महीने में वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे होंगे। सबसे पहले मैं कुलदीप शर्मा इस गुरु कृपा परिवार की तरफ से आप सभी को नीट 23 में एक बहुत प्यारी सी रैंक सिक्योर करने के लिए, एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनाने के लिए बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही साथ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, इस काउंसलिंग प्रोसेस में आप अपनी रैंक पर आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो। बच्चों, आज का जो ये अपना वीडियो है, ये एक वीडियो लेक्चर मान सकते हो। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो की क्लासेज होती है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपन जो नीट 23 की जो काउंसलिंग होगी, जो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होती है या जो स्टेट काउंसलिंग होती है, उन सब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। सारी बातें काउंसलिंग से रिलेटेड अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये पूरा वीडियो सुनने के बाद, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों के लगभग डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से काउंसलिंग कैसे होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कॉलेज की इंफॉर्मेशन वगैरह क्या है, क्या क्या सावधानियां रखनी होती है, कौन सी गलतियों को अवॉइड करना होता है, कॉलेज की कट ऑफ वगैरह, कैसे रिपोर्टिंग वगैरह होती है, जो भी कॉलेजेज वगैरह है उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह, किन कॉलेजेज में अपन एलिजिबल होते हैं, उन सब बातों को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये जो अपन काउंसलिंग कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये काउंसलिंग होगी mcc.nic.in वेबसाइट पर। ये वेबसाइट अभी चालू हो चुकी है, लेकिन अभी कंप्लीटली फंक्शनल नहीं है। इस पर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन अपलोड हो रही है, धीरे धीरे अपडेट हो रही है। तो आप इस वेबसाइट को ध्यान रखें, www.mcc.nic.in। इस वेबसाइट को आप रेगुलरली विजिट करते रहे ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन रेगुलर अपडेट होती रहे। यहां पर जो बेटा अपन काउंसलिंग करेंगे, एक तो होगी नीट 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। मतलब ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट होती है, जिन पर सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं, वो काउंसलिंग यहां होगी। कि जैसे राजस्थान का बच्चा है तो वो गुजरात के या महाराष्ट्र के या पंजाब के या हरियाणा के या यूपी के या एमपी के किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहां की 15% सीटों पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होता है। उसके लिए इसको किसी भी प्रकार के डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती है। वो 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग यहाँ होगी। साथ ही साथ एम्स, जो एम्स मेडिकल कॉलेजेज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उनकी 100% सीटों की काउंसलिंग भी यही होगी। एम्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी आपको किसी पर्टिकुलर डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप राजस्थान के बच्चे हो तो आप केवल एम्स जोधपुर में एडमिशन ले सकते हो, या गुजरात का बच्चा एम्स जोधपुर में एडमिशन नहीं ले सकता है। ऐसा कोई डोमिसाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये एम्स वाली सीट, बीएचयू वाली सीट, इनको अपन डोमिसाइल फ्री सीट बोलते हैं। इनके लिए आपको किसी भी डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती, आप यहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। एम्स की 100% सीटों के लिए, बीएचयू की 100% सीटों के लिए, और जिपमर की ऑल इंडिया कोटे की 100% सीटों के लिए, जो लगभग 179 है। जिपमर के दोनों कैंपस, जिपमर पांडेचेरी और जिपमर करिकल, इन दोनों कैंपस की जो 179 सीट्स जो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भरी जाती है, उन सब की काउंसलिंग यहाँ होगी। साथ ही साथ आप देख पा रहे हो ईएसआईसी कोटा, एम्प्लॉय स्टेट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन, जो ईएसआईसी कॉलेजेज होती है, उनमें 15% सीट ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भरी जाती है जनरल बच्चों के लिए। मतलब जिसके लिए किसी डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती है, उन 15% सीट की काउंसलिंग भी यही होगी। साथ ही साथ ईएसआई कॉलेजेज की जो आईपी कोटा की सीट होती है, इंश्योर्ड पर्सन कोटा की जो सीट होती है, उनकी काउंसलिंग भी इसी पोर्टल के माध्यम से होगी। साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक वीएमएमसी, ये वर्धमान मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, आरएमएल राम मनोहर लोहिया कॉलेज न्यू दिल्ली, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनकी 100% सीटों की काउंसलिंग भी यही होगी। और डीयू जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उनकी 100% सीट्स की काउंसलिंग भी यही होगी। मैं वीएमएमसी के लिए और डीयू के लिए आपको बता दूं, इन सीट पर 15% डीयू में एक तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग और यूसीएमएस, इन तीनों कॉलेजेस की 15% सीट
वीएमएमसी और आरएमएल उनकी 15% सीट, उनकी काउंसलिंग तो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू होती है, मतलब वो काउंसलिंग उन सीट्स पे तो सारे बच्चे एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ डीयू की या वीएमएमसी की, आरएमएल की 85% स्टेट कोटे की सीट है, मतलब वो सीट्स जिन पर दिल्ली स्टेट के बच्चे एलिजिबल होंगे। दिल्ली स्टेट की एलिजिबिलिटी का मतलब होता है जिन स्टूडेंट्स ने 11th 12th क्लास दिल्ली से पास करी है, दिल्ली की स्कूलों से जिन्होंने 11th 12th क्लासेज पास करी है, वो लोग दिल्ली स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, दिल्ली के स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल होंगे। उन 85% सीट्स, दिल्ली के स्टेट काउंसलिंग की 85% सीट्स भी डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन पांचों कॉलेजेस की 85% सीट भी इसी काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएगी। और एक डिम्ड यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है लाइक डीवाई पाटिल, कलिंगा, मणिपाल वगैरह, उन सब कॉलेजेस की 100% सीट भी इसी काउंसलिंग के थ्रू, इसी पोर्टल के थ्रू भरी जाएगी। साथ ही साथ एक एएफएमसी और लिखा हुआ है, तो एएफएमसी के लिए मैं बता दूं, एएफएमसी की काउंसलिंग यहां नहीं होती है। जो एएफएमसी मेडिकल कॉलेज है उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपसे इस पोर्टल पर एएफएमसी की विलिंगनेस पूछी जाएगी। विलिंगनेस पूछने का मतलब है आपसे यह पूछा जाएगा कि क्या आप एएफएमसी की काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। तो आप यदि खुद को एएफएमसी की काउंसलिंग के लिए अपने को फिट समझते हो तो आपको यहां पे यस करना है, और आपको इस पोर्टल पे यस करोगे तो आगे की जो भी काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा उसके लिए आपको एएफएमसी की वेबसाइट से टच में रहना है। ध्यान से सुन लीजिए, यहां एएफएमसी की काउंसलिंग नहीं होगी, यहां केवल और केवल एएफएमसी की काउंसलिंग के लिए विलिंगनेस पूछी जाएगी, आपसे आपकी चॉइस पूछी जाएगी यस और नो कि आप एएफएमसी वाली काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। यदि आप एएफएमसी की काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हो तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद आगे का सारा प्रोसीजर एएफएमसी की वेबसाइट के थ्रू आपको देखना पड़ेगा। वो लोग आपको कॉल करेंगे, वहां पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह और टेस्ट वगैरह जो होंगे वो प्रोसीजर अलग होता है। यदि आप एएफएमसी की काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेना चाहते हो तो आप नो कर दीजिए, उसके बाद आपको एएफएमसी की काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं होगा। ध्यान रख लीजिए, आपकी कितनी भी अच्छी रैंक क्यों ना हो, आपके कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना आए हो, लेकिन यदि आप एएफएमसी की विलिंगनेस यहां यस नहीं करते हो तो काउंसलिंग के लिए एएफएमसी की तरफ से आपको कोई भी कॉल नहीं आएगा। तो एएफएमसी काउंसलिंग का जो पहला प्रोसेस है, जो पहला स्टेप है वो यहीं से स्टार्ट होगा, आपसे यहां विलिंगनेस पूछी जाएगी। ओके। और जो दिल्ली स्टेट में 85% कोटे के लिए जो बच्चे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जिन्होंने 11th 12th दिल्ली की स्कूलों से पास करी है, जो दिल्ली के 85% स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल है, उनकी विलिंगनेस भी यहीं पूछी जाएगी। अब अपन बात करते हैं इस साल ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उसके शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल अपलोड हो चुका है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो शेड्यूल में क्या क्या है, किस तरीके से शेड्यूल को पढ़ना होता है, किस डेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से काम होंगे, वो मैं सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं राउंड 1 के शेड्यूल के बारे में बात करता हूँ। राउंड 2, राउंड मॉपअप राउंड वगैरह उन सबका शेड्यूल भी आप इसी तरीके से समझ सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राउंड 1 के शेड्यूल की। तो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, तो 20 जुलाई से 25 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस चलेगा, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है एमसीसी के पोर्टल पर काउंसलिंग के लिए। साथ ही जो एक फ़ीस होती है उसका पेमेंट करना है, जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, नॉन रिफंडेबल एक चार्ज आपको पे करना पड़ता है, प्लस एक कॉशन मनी आपको पे करनी पड़ती है, वो आपको जमा कराना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, नेम, रोल नंबर वगैरह, वो सब बातें, कैटेगरी वगैरह। उसके बाद में आपको अपनी ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक फ़ोन नंबर वगैरह, अपनी ईमेल आईडी वगैरह इनके साथ फीड करनी है। साथ ही अपना पासवर्ड वगैरह जनरेट करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह सेट करना है, और आपको जो एक फ़ीस है उसका पेमेंट करना है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है। जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो 20 जुलाई से स्टार्ट होगा, जबकि चॉइस फिलिंग वो वाला पार्ट 22 जुलाई से स्टार्ट होगा। 22 से 26 जुलाई तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, चॉइस को एडिट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। चॉइस फिलिंग के ड्यूरेशन में आप अपनी चॉइस कितनी भी बार भर सकते हो। आप मिनिमम एक चॉइस भर सकते हो, मैक्सिमम सारी चॉइस भर सकते हो। आप उनको एडिट कर सकते हो, एक्सरसाइज का मतलब चेंज कर सकते हो, किसी कॉलेज की प्रायोरिटी को अप डाउन कर सकते हो, चॉइस ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और उसके बाद आपको लॉकिंग वाली फैसिलिटी भी मिलेगी। बच्चों, इसके बाद है प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट।
इसमें अपना कोई रोल नहीं है, ये एमसीसी के लेवल का काम है। ये मान लो ये 2 दिन 27 और 28 जुलाई आपके लिए रिलैक्स करने के दिन हैं, आप इसमें रिलैक्स रहिए, आपका इसमें कोई काम नहीं होगा, ये सारा एमसीसी के लेवल पे काम होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों 29 जुलाई को रिजल्ट पब्लिश होगा। तो ये रिजल्ट वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो एमसीसी के पोर्टल पे ही अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपकी रैंक पर आपको, आपके रोल नंबर पर, आपकी रैंक पर आपको कोई कॉलेज मिली है या नहीं मिली है। इस बार एक नई चीज़ और इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। हर साल काउंसलिंग में कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इस बार उन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी, वो है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट। मतलब आपको एमसीसी के पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने हैं। 30 जुलाई को, 30 जुलाई को आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये एक दिन का पीरियड आपको दिया जाएगा जिसमें कैंडिडेट को एमसीसी की पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग होगी। तो रिपोर्टिंग का मतलब ये 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करनी है, ज्वाइनिंग करनी है। रिपोर्टिंग का मतलब है कि आपको उसको, जो कॉलेज आपको मिली है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे और अपने को आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी होगा, बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए, बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आपकी रिपोर्टिंग नहीं मानी जाएगी। तो आपको रिपोर्टिंग करनी है। जो कॉलेज आपको अलॉट होती है, जिसको आप, उसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त इस पीरियड में आपको उस कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होकर आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर हम स्टेट काउंसलिंग की बजाय एम्स को क्यों सेलेक्ट करें हम। मतलब जैसे राजस्थान का कोई बच्चा है तो वो पूछता है कि मैं एसएमएस जयपुर की बजाय एम्स जोधपुर को क्यों सेलेक्ट करूं, या एसएमएस जयपुर की बजाय एम्स बठिंडा, या एम्स भोपाल, एम्स दिल्ली, एम्स गोरखपुर, इन एम्स कॉलेजेस को, या बीएचयू को, या जिपमर जैसी एक्सीलेंट कॉलेजेस को क्यों सेलेक्ट करूं। तो बेटा उन चीजों को, उन कॉलेजेस को सेलेक्ट करने के कुछ कारण मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, आप स्लाइड पे देख सकते हैं। पहली चीज, वर्ल्ड क्लास स्टडी, नो डाउट ये एक्सीलेंट कॉलेजेज है। यहाँ पर जो पढ़ाई का स्तर है, जो एजुकेशन का स्तर है, नो डाउट वर्ल्ड क्लास है। बहुत ही अच्छे स्तर पर पढ़ाई वगैरह करवाई जाती है, बहुत अच्छे लेवल पर आपको जो मेडिकल की जो स्टडी होगी वो करवाई जाएगी। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, नो डाउट इनके जो हॉस्पिटल वगैरह है, इनकी जो फैसिलिटीज़ वगैरह, हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ है, जो पेशेंट फ्लो वगैरह है, बहुत अच्छा होता है। इनके एक्सीलेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। अच्छे हॉस्पिटल होंगे तो आपको सीखने के लिए भी बहुत अच्छा मिलेगा। बेटा ये जो एक्सीलेंट कॉलेजेज है इनकी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है, इनके हॉस्टल वगैरह, इनमें लाइब्रेरी वगैरह और जो सुविधाएं है वो भी आपको अदर कॉलेजेस की कंपेयर में अच्छी मिलेगी। नेग्लिजिबल फीस, सबसे बड़ी बात है, इन कॉलेजेस की जो फीस है एकदम नेग्लिजिबल होती है। कुछ एम्स वगैरह में जो टोटल कोर्स की जो फीस है वो लगभग 5000 के लगभग है, तो बहुत ही एक नाम मात्र, एक नॉमिनल फीस होती है। तो आप जो एमबीबीएस पूरा कोर्स करोगे उसका भी आप पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा, फीस भी इनकी नेग्लिजिबल होती है। साथ ही साथ एक पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनल पीजी कोटाज। तो जैसे बीएचयू, जिपमर वगैरह में इंटरनल पीजी कोटा का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से यूजी करते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को पीजी सीट में कुछ रिजर्वेशन मिलता है। इन्हीं कॉलेजेज में पीजी सीट में कुछ रिजर्वेशन मिलता है, कुछ कोटा मिलता है। जैसे बीएचयू वगैरह, जिपमर वगैरह है, तो यदि आप बीएचयू से यूजी करते हो तो पीजी करते टाइम आपको बीएचयू में कुछ रिजर्वेशन मिलेगा। ऐसे ही एम्स में भी लास्ट ईयर से इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस सीट चालू कर दी गई थी, जिनको आईपी सीट्स बोला जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ लिमिटेड सीट पर आपको अदर स्टूडेंट्स के कंपेयर में वरीयता दी जाती है। तो आप सब देख सकते हो, एम्स, बीएचयू, जिपमर, इन सब कॉलेजेस को ज्वाइन करने के अपने खुद के फायदे हैं। सबसे मैं बार वापस से रिकॉल कर देता हूँ, वर्ल्ड क्लास स्टडी, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, नेग्लिजिबल फीस और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल पीजी कोटा। अब बच्चों आप अगली स्लाइड में देख पा रहे हो जो इंडिया की टॉप एम्स मेडिकल कॉलेजेज है उन सब की एक इमेज आपको दिखाई गई है। तो आप आराम से देख पा रहे हो कि एकदम वेल डेवलप्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हो। जितनी अच्छी ये वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल्स है इतनी ही अच्छी अंदर इनकी फैसिलिटीज वगैरह भी होती है। अब अपन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। दो चीजें जो आप सुनना चाहते हो, जो मोस्टली आप देखना चाहते हो, जिनकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है और जिनको मैं मैक्सिमम डिस्कस करना चाहता हूं, एक तो सीट मैट्रिक्स और एक ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, खासकर क्लोजिंग रैंक।
तो सबसे पहले आप सीट मैट्रिक्स देख पा रहे हो। ये जो हमने सीट मैट्रिक्स आपको दी है वो लास्ट ईयर की दी है, अभी तक एनएमसी की वेबसाइट पर इसके अलावा अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम आपको लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो टोटल 20 एम्स थी, जिसमें 2044 सीट्स अवेलेबल है। इनमें 7 सीट फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है जो एम्स दिल्ली में है, बाकी सीट सारी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो आप सीट मैट्रिक्स को आराम से स्लाइड को रोक दीजिए, वीडियो को रोक कर आराम से सीट मैट्रिक्स को देख सकते हो या फोटो वगैरह खींच सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, कट ऑफ। ये कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कट ऑफ आपको ये आइडिया देगी कि आपकी रैंक पर मोस्ट लाइकली आपको कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है। और ये जो कट ऑफ हमने दी है, ये सारी एम्स हमने अल्फाबेटिकली लिख रखी है, 20 एम्स सबकी हमने कट ऑफ दी है। और आप देख पा रहे हो एक ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक है। ओपनिंग रैंक तो ये बताती है कि इस रैंक वाले बच्चे ने इसको लेना स्टार्ट किया, और क्लोजिंग रैंक मतलब लास्ट इस रैंक तक के बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिया। ये जो हमने कट ऑफ दी है वो पांचों कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रोवाइड कर दी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, एससी और एसटी। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, जैसे एम्स बठिंडा है तो ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक थी 3016, या जनरल की क्लोजिंग रैंक देखोगे तो 1920। एक खास बात और, ये जो मैंने क्लोजिंग रैंक या ओपनिंग रैंक जो भी यहां लिखी है वो सारी की सारी ऑल इंडिया रैंक है, ये कैटेगरी रैंक नहीं है। जैसे मैंने एससी में लिखा एम्स बठिंडा के लिए 26,892, तो ये ऑल इंडिया रैंक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल इंडिया रैंक, एआईआर के टर्म्स में हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सारी की सारी एम्स के लिए आप देख सकते हो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आपको प्रोवाइड की गई है। इस ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के बेसिस पर आप ये आइडिया लगा सकते हो कि आपकी रैंक पर मोस्ट लाइकली आपको कौन कौन सी कॉलेजेज अवेलेबल होगी। जैसे किसी बच्चे की रैंक 5000 है तो वो ये आइडिया लगा सकता है कि 4000 से लेकर नीचे वाली तक की सारी एम्स तो मेरे को शायद मिल ही जाएगी। तो वो एक इस तरीके से एक रफ आइडिया बना सकता है कि कौन कौन सी कॉलेजेज मिल सकती है। अगेन ये लास्ट ईयर के डाटा है, इस साल एग्जैक्टली ऐसा पैटर्न फॉलो हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स किस कॉलेजेस को प्रीफर करते हैं, किसको नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये डाटा एक आइडिया दे देगा कि आपकी रैंक पर मोस्ट लाइकली आपको कौन सी कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आगे चलते हैं तो अगली स्लाइड में आप देख सकते हो, जैसे एम्स न्यू दिल्ली तो जनरल कैटेगरी में 61 रैंक पर क्लोज हो गई थी, ईडब्ल्यूएस में 195 रैंक पे क्लोज हो गई थी, ओबीसी में 247 रैंक पे क्लोज हो गई थी। अगेन ये 61 या 195 या 247 ये सारी की सारी एआईआर रैंक है भाई, ये ओबीसी कैटेगरी की रैंक नहीं है 247, ये एआईआर रैंक के टर्म्स में मैं सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो आप इस तरीके से एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको आपकी रैंक पर मोस्ट लाइकली कौन सी एम्स मिल सकती है। ठीक है, अब बच्चों अपन बात करते हैं बीएचयू और जिपमर के लिए। तो बीएचयू वाराणसी ये तो एक ही कैंपस है, जिपमर में 2 कैंपस है, एक तो पांडेचेरी में एक करिकल में। इनकी भी हमने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक पांचों कैटेगरी के लिए दे रखी है। अगेन ये सारी की सारी रैंक ऑल इंडिया रैंक है। जैसे आप देख सकते हो जिपमर पांडेचेरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में ये 302 रैंक पे क्लोज हो गई थी। और ऐसे अपन बीएचयू की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू वाराणसी, तो जनरल कैटेगरी में 940 रैंक पर ये कॉलेज बंद हो गई थी। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं बच्चों, ये जो हमने रैंक दी है आपको, ये फर्स्ट 2 राउंड तक की रैंक है, मतलब सेकेंड राउंड तक की क्लोजिंग रैंक है। क्योंकि एम्स या बीएचयू या जिपमर में मॉपअप राउंड में कोई खास वैकेंट सीट्स नहीं आती है। ये एम्स दिल्ली वगैरह कुछ एम्स में तो ये मान के चलो पहले राउंड में लगभग सीट खत्म हो जाती है, बच्चे सीट वगैरह सेकंड राउंड में छोड़ते ही नहीं, वो वैकेंट ही नहीं होती है। तो ये जो हमने आपको कट ऑफ दी है वो ये सेकेंड राउंड तक की क्लोजिंग रैंक दी है। हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा कहे सर आपने तो एम्स ऋषिकेश की कट ऑफ ये दी और जो हम वेबसाइट पे देख पा रहे हैं उसमें तो इतनी रैंक वाले बच्चे को भी मिली हुई थी। तो वो बेटा कई बार ऐसा होता है कि मॉपअप राउंड में 1-2 सीट खाली आ जाती है लकीली, उसका हर बार वो ट्रेंड फॉलो होना कंपलसरी नहीं है, वो एक प्योर लक वाली बात है। तो हो सकता है थर्ड राउंड में किसी बच्चे को कोई सीट वगैरह खाली आ गई तो
थोड़े कम रैंक पे भी मान लो कोई कॉलेज अच्छी मिल जाए, लेकिन वो इन कॉलेजेस के साथ जो नंबर ऑफ सीट वैकेंट आती है वो बहुत ही ना के बराबर होती है। तो इसलिए हमने आपको सेकेंड राउंड तक की क्लोजिंग रैंक दी है। ठीक है, ये सारे जो डाटा है वो मैं आपको सेकेंड राउंड तक के प्रोवाइड करवा रहा हूं। हाँ बच्चों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो एम्स वापिस से रिकॉल करवा रहा हूं, एम्स की सारी मेडिकल कॉलेज और बीएचयू और जिपमर की ऑल इंडिया कोटा सीट्स, ये सारी की ये तीनों डोमिसाइल फ्री कॉलेजेज है। इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बीएचयू में केवल यूपी के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं या केवल नॉर्थ इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी एम्स, बीएचयू और जिपमर ये डोमिसाइल फ्री सीट्स है। इनके लिए आपको किसी भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से इनको भर सकते हो, आपको पर्टिकुलर किसी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं दिल्ली कॉलेज, दिल्ली की जो टॉप मेडिकल कॉलेजेज है उनकी। वैसे तो दिल्ली में सारी कॉलेजेज टॉप ही है, और जो टॉप रैंकर्स बच्चे होते हैं वो दिल्ली की कॉलेजेस को प्रीफर भी करते हैं। उसके बेसिकली दो कारण हैं। एक तो नो डाउट बहुत अच्छी कॉलेजेज है, मौलाना, लेडी हार्डिंग, वीएमएमसी वगैरह या आरएमएल वगैरह बहुत ही एक्सीलेंट कॉलेजेज है। साथ ही साथ दिल्ली का एक फ़ायदा होता है कि जो बच्चे पीजी वगैरह की कंपटीशन जो तैयारी करते हैं, तो दिल्ली वगैरह में पीजी की कोचिंग इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो वो लोग भी इस कारण से भी लोग दिल्ली को प्रीफर करना पसंद करते हैं। मैं यहाँ पर दिल्ली की जो कॉलेजेज है उनकी 15% कोटा सीट्स की, मतलब जो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जो 15% सीट्स भरी जाती है, या यूं कह दो वो सीट्स जिस पर ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा एडमिशन लेने के लिए फ्री है, जिसके लिए आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑल इंडिया कोटे की 15% सीट्स की मैं आपको क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक प्रोवाइड कर, ये क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक दे रहा हूं। आप स्लाइड में देख सकते हो। जैसे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, तो आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी में 107 रैंक पर ये कॉलेज बंद हो गई थी, और ओबीसी का देखोगे तो 372, ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 346। तो इस क्लोजिंग रैंक के थ्रू आप ये आइडिया लगा सकते हो कि आपको दिल्ली की कॉलेजेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक रफ आइडिया लगा सकते हो। ये दिल्ली की जो मैंने कॉलेजेस की जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक दी है, ये मैंने 15% ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जो सीट भरी जाएगी उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक दी है, तो ये थोड़ी सी हाई जाती है। टॉप प्रायोरिटी की कॉलेजेस होती है, बच्चे नेशनल कैपिटल है इसलिए भी दिल्ली को प्रीफर करते हैं। कॉलेज भी नो डाउट एक्सीलेंट है, मौलाना वगैरह नाम काफ़ी है, इनको किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। वीएमएमसी, आरएमएल, यूसीएमएस, लेडी हार्डिंग, ये सब अपने आप में एक बड़े बड़े ब्रांड है, तो नो डाउट टॉप कॉलेजेज है। जो मैंने एक बात और बताई कि बच्चे जो पीजी वगैरह की तैयारियां करने चाहते हैं उन लोगों के लिए भी दिल्ली बेस्ट होता है। तो इन सारे फैक्टर के कारण जो दिल्ली की मेडिकल कॉलेजेज है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहती है, तो वो मैंने आपको कट ऑफ दे दी। अब देखो बच्चों, दिल्ली स्टेट कोटा की भी कट ऑफ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम सराउंडिंग स्टेट जहां अपने स्टूडेंट्स लगभग काउंसलिंग करते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए। दिल्ली की 85% स्टेट कोटा की जो सीट है उनकी कट ऑफ भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इसलिए देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल कौन होता है। तो दिल्ली में एज सच कोई डोमिसाइल वाली रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो स्टूडेंट अपनी 11th और 12th क्लास दिल्ली की स्कूल से पास करता है वो दिल्ली के स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल होता है, और कुछ नहीं चाहिए। दिल्ली स्टेट कोटे के एलिजिबिलिटी के लिए आपको वहां से 11th और 12th क्लास पास करनी होती है। यदि आपने 11th और 12th क्लास दिल्ली से पास करी है तो आप दिल्ली के स्टेट कोटे के लिए या 85% स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये आप देख सकते हो 5 कॉलेजेस की प्रोवाइड करवाई है। जो ऑल इंडिया कोटे की जो 15% सीट्स की थी वो तो हमने 7 कॉलेजेस की प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन अब जो हम आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टेट कोटे की वो केवल 5 कॉलेजेस की प्रोवाइड करवा रहे हैं। 3 तो इसमें वो कॉलेजेस है जो डीयू के अंडर आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मौलाना, लेडी हार्डिंग, यूसीएमएस, और 2 इसमें यूनिवर्सिटीज है जिनको अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वीएमएमसी और आरएमएल कॉलेज। ये आपको मैं बता दूं इन 5 कॉलेज की 85% सीट जो होती है स्टेट कोटा वाली, उनकी काउंसलिंग भी इसी mcc.nic.in के पोर्टल से होती है, इसलिए इसके ओपनिंग क्लोजिंग रैंक हमने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। बाकी जो 2 कॉलेज है बीएसए और एनडीएमसी,
उनकी काउंसलिंग प्लस ACMS, एक आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जो आर्मी एक्स आर्मी के बच्चों के लिए होती है, उनकी काउंसलिंग IPU के थ्रू होती है, स्टेट कोटे की। ये BSA और NDMC की जो स्टेट कोटे की काउंसलिंग है वो IPU के थ्रू होती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको यहां प्रोवाइड नहीं करवा रहे। यहां हम केवल इन 5 कॉलेजेस की स्टेट कोटे की 85% सीट की कट ऑफ दे रहे, क्लोजिंग रैंक प्रोवाइड करवा रहे, जो MCC ये वाली वेबसाइट के थ्रू ये मेन जो काउंसलिंग चलती है इसी के थ्रू भरी जाती है। इन 85% सीट की काउंसलिंग भी इसी पोर्टल के थ्रू होती है। तो आप देख सकते हो स्टेट कोटे की अपन यदि बात करें तो मौलाना आजाद 11, जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1185 रैंक तक ये मिल गई थी। तो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू देखोगे तो ये कॉलेज बहुत जल्दी भर जाती है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में तो सारे बच्चे इनको लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन स्टेट कोटे के थ्रू देखोगे तो कट ऑफ थोड़ी नीचे आ रही है, और ये कट ऑफ हमने आपको प्रोवाइड कर दी। तो जिन बच्चों ने 11th-12th दिल्ली से पास करी है उन बच्चों के लिए स्लाइड बहुत ही यूजफुल है। यदि आपने 11th-12th दिल्ली से पास नहीं करी है तो आप 85% स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल नहीं हो, और ये आपके लिए कोई काम, ये जो स्लाइड है आपके लिए कोई काम की नहीं है, क्लोजिंग रैंक कोई काम की नहीं है। अब अपन चलते हैं राजस्थान स्टेट की 85% सीट्स की कट ऑफ के बारे में। जो 85% सीट्स जिसपे राजस्थान स्टेट डोमिसाइल के बच्चे सेलेक्ट एलिजिबल होंगे, उन सीट्स की कट ऑफ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप स्लाइड पे देख पा रहे हो, कुछ कैटेगरी वगैरह लिख रखी है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, इनके अलावा MBC जो गुर्जर कम्युनिटी से रिलेटेड है, और एक कैटेगरी और लिख रखी है STA, शेड्यूल ट्राइबल एरिया। ठीक है, इन सारी कॉलेजेस की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आपको प्रोवाइड की गई है। ये भी हमने सेकेंड राउंड तक प्रोवाइड करी है। और एक बात मैं क्लियर बता दूं, कई बच्चे ये कह सकते हैं कि सर थर्ड राउंड में तो ये कॉलेज बहुत कम मार्क्स तक मिल गई थी। तो मैं आपको ये बता दूं क्लियर कि यह जो स्टेट काउंसलिंग होती है अपनी राजस्थान वाली, ये सेकेंड राउंड तक लगभग खत्म हो चुकी होती है। लास्ट ईयर जो मॉपअप राउंड हुआ था उसमें ओनली 24 सीट्स वैकेंट आई थी, जिसमें से केवल 11 गवर्नमेंट सीट थी, बाकी रिमेनिंग पेमेंट सीट्स थी। तो बहुत ही कम सीट्स मॉपअप राउंड वगैरह में वैकेंट आती है, तो अपने को रिस्क नहीं लेना है। ये हमने इसीलिए कट ऑफ जो आपको दी है वो सेकंड राउंड तक की दी है। तो ये जैसे आप देख सकते हो SMS जयपुर जनरल कैटेगरी में 2452 की रैंक तक ये कॉलेज मिल गई थी। ऐसे ही EWS में देखोगे तो 3165 रैंक तक ये मिल गई थी। साथ ही साथ हमने मार्क्स भी प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि अपना जो मैक्सिमम बच्चा है वो राजस्थान की काउंसलिंग में भी इंटरेस्ट लेता है, तो उसके लिए हमने कट ऑफ के साथ आपको मार्क्स भी प्रोवाइड कर दिए। और अगेन ये जो हमने आपको कट ऑफ दी है, जो रैंक वगैरह दी है, ये ऑल इंडिया रैंक है। ये राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। स्टेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन अलग से होता है, वो पैरेलल चलती रहती है। ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग और स्टेट कोटे काउंसलिंग दोनों ही पैरेलल चलती रहती है, ताकि बच्चों को अपनी कॉलेज फाइनलाइज करने में प्रॉब्लम नहीं हो, ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, और ज़्यादा सीट भी लंबे टाइम तक ब्लॉक ना हो। और ये काउंसलिंग में जब आप स्टेट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक स्टेट रैंक भी प्रोवाइड की जाती है, और जो स्टेट की जो 85% सीट्स की जो काउंसलिंग है वो स्ट्रिक्टली उस स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन वो सारे इंफॉर्मेशन हम आपको ऑल इंडिया रैंक के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ ऑल इंडिया रैंक हमने आपको कट ऑफ वगैरह प्रोवाइड कर रखी है। इस कट ऑफ से आप आइडिया लगा सकते हो कि सेकेंड राउंड तक आपको कौन सी कॉलेज आपकी रैंक पर मिल सकती है। जैसे बहुत सारे बच्चों का हमसे ये डाउट होता है कि सर मेरी 9000 रैंक है तो क्या मेरे को उदयपुर मिल जाएगा, या मेरी 11000 रैंक है तो क्या मेरे को सीकर मिल जाएगा, या मेरी 20,000 रैंक है तो क्या मेरे को राजस्थान स्टेट की सीट मिल जाएगी। तो ये सारी जो भी डाउट है वो हम आपको इस स्लाइड के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं। इस स्क्रीन को आप रोक के इसके ये आप आराम से इसको देखिए, और आपकी जो रैंक है उस पर मोस्ट लाइकली जो कॉलेजेस आपको मिल सकती है एज पर योर कैटेगरी, जनरल, EWS, OBC या SC या ST, और जो स्टेट की दो स्पेशल कैटेगरी है MBC और STA, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपके रैंक पर कौन सी कॉलेज आपके लिए अवेलेबल होगी। ठीक है, तो टोटल जो 20 सीट्स है उन सब की हमने कट ऑफ दे रखी है। साथ ही साथ इस साल कुछ और सीट भी ऐड हो रही है, तो वो नया सीट मैट्रिक्स वगैरह अभी तक कंप्लीटली अपलोड नहीं हो पाया है। तो जैसे ही वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम इन्फॉर्मेशन भी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, और आपको इन सब इन्फॉर्मेशन से अपडेट देते रहेंगे। साथ ही बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि
मैनेजमेंट सीट के बारे में क्या है, जैसे आप देख सकते हो आरयूएचएस मैनेजमेंट सीट या झालावाड़ मैनेजमेंट सीट या सीकर भीलवाड़ा पाली, इन सब की जो मैनेजमेंट सीट है उनकी कट ऑफ भी हमने आपको प्रोवाइड करी है। जैसे आरयूएचएस की देखोगे, आरयूएचएस गवर्नमेंट कॉलेज की बात करोगे तो यहां पर मैनेजमेंट सीट जनरल कैटेगरी में 15,223 रैंक तक या 613 मार्क्स तक लास्ट ईयर क्लोज हो गई थी। बच्चों एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो मैनेजमेंट कोटे की सीट है या 85% स्टेट कोटे की जो सीट है उसमें पार्ट लेने के लिए, उनकी काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए आपको स्टेट काउंसलिंग के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, ऑल इंडिया कोटा वाली जो काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन अलग होता है, स्टेट काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग होगा, उसका पोर्टल ही अलग है। तो वो काउंसलिंग पैरेलल चलती है लेकिन अलग पोर्टल पे चलती है। और ये जो मैनेजमेंट कोटे वाली सीट है ये केवल और केवल स्टेट काउंसलिंग वाले पोर्टल पे ही आपको खुलेगी। तो जो बच्चे मैनेजमेंट कोटे के थ्रू सीट लेने में विलिंगनेस रखते हैं तो अपनी रैंक पर, अपने मार्क्स के, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, देखो मार्क्स के अकॉर्डिंग तो रैंक चेंज होती रहती है। लास्ट ईयर जो मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक थी ऑब्वियस सी बात इस बार चेंज हो गई। तो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग मोस्ट लाइकली जो कॉलेजेस आपको मिल सकती है मैनेजमेंट कोटे में अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो भी आप आराम से यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे चित्तौड़गढ़, सिरोही, श्रीगंगानगर, धौलपुर जो भी कॉलेजेस लास्ट ईयर खुली थी उन सब के बारे में जो मैनेजमेंट कोटे की सीट उनकी कट ऑफ आप देख सकते हो। अब अपन अगली स्लाइड देखते हैं। हरियाणा स्टेट की 85% सीटों की कट ऑफ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, हरियाणा स्टेट की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू या 85% सीटें जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक स्टेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने प्रोवाइड कर रखी है। जैसे हरियाणा में बीसीए, बीसीबी इस टाइप से कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमने आपकी इनकी क्लोजिंग रैंक प्रोवाइड कर दी है। जैसे आप देख सकते हो फरीदाबाद तो जनरल कैटेगरी में 5,941 रैंक पे क्लोज हो गई थी। और जो रोहतक जो टॉप कॉलेजेज है जो पूरे इंडिया में फेमस है, तो आप देख सकते हो 10,519 रैंक पर बंद हो गई थी। तो ये कट ऑफ हमने हरियाणा स्टेट काउंसलिंग के लिए भी दी गई है। ये ध्यान रखो बच्चों, ये ऑल इंडिया कोटे के थ्रू कट ऑफ नहीं है। ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जो आप काउंसलिंग करोगे उसकी कट ऑफ अलग है। ये हमने आपको 85% स्टेट कोटे के थ्रू जो कट ऑफ आती है, जो लास्ट ईयर कट ऑफ आई थी, वो कट ऑफ हमने आपको प्रोवाइड करी है। अब जो अपन काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक पूरी इंफॉर्मेशन एमसीसी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है, लेकिन ये जो मैं आपसे प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूँ ये लास्ट ईयर तक ऐसा प्रोसेस होता था। यदि कोई चेंज आता है तो हम आपसे उसको तुरंत डिस्कस कर लेंगे, अगले वीडियो के माध्यम से आपको उससे अपडेट करवा दिया जाएगा। लेकिन मोर और लेस यही प्रोसेस होता है, तो आप इस प्रोसेस को थोड़ा ढंग से समझ लीजिए। राउंड 1, सबसे पहला स्टेप होता है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, अपने पासवर्ड वगैरह, अपने सिक्योरिटी आंसर वगैरह, पासवर्ड वगैरह को जनरेट करना है, अपनी कम्युनिकेशन डिटेल लाइक अपने फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी वगैरह अपडेट करनी है। साथ ही साथ आपको एक फीस डिपॉजिट करनी है जिसका कुछ पार्ट रिफंडेबल होता है और कुछ नॉन रिफंडेबल होता है। जैसे मान लो आपने जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर तक 11,000 रुपीज़ फीस करनी पड़ती थी, जिसमें से 1,000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल होते थे, मतलब उतने तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, प्लस 10,000 रुपीज रिफंडेबल होते थे कि इन केस मान लो काउंसलिंग में आपको कोई भी सीट वगैरह नहीं मिलेगी तो वो 10,000 रुपीज जिस अकाउंट के थ्रू आपने पेमेंट किया था उसी अकाउंट में वो फीस आपको रिफंड हो जाती थी। ध्यान से सुने, जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो जिस अकाउंट के थ्रू आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, तो जिस अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट करते हो उसी अकाउंट में आपकी कोई यदि रिफंड होगा तो उसी अकाउंट में आएगा। तो बी केयरफुल, आप अपना ही अकाउंट दीजिएगा काउंसलिंग करते टाइम, ताकि इन केस ऑफ कोई रिफंड हो तो वो आपके अकाउंट में वापस आ जाए। यदि आप किसी साइबर कैफे से रजिस्ट्रेशन करवाते हो और अगला यदि अपना अकाउंट नंबर दे देता है, अगला अपने अकाउंट से यदि पेमेंट करता है, तो कल को यदि कोई रिफंड होगा तो वो उसी के अकाउंट में आएगा, तो फालतू में आपको परेशानी होगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आपको अपने ही अकाउंट से पे करना है। इन केस ऑफ कोई रिफंड हो तो आपको उसी अकाउंट में वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप होगा चॉइस फिलिंग, एक्सरसाइजिंग एंड लॉकिंग। तो चॉइस फिलिंग का मतलब है कि जिन जिन को मेडिकल कॉलेज में आप जिन जिन मेडिकल कॉलेज को आप ज्वाइन करना चाहते हो, जिन जिन में आप जाने की विलिंगनेस रखते हो, वो कॉलेजेज आपको चॉइस में फिल करनी है। ध्यान रखिए, जिस प्रायोरिटी में आप कॉलेज
लेना चाहते हो उसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिल करनी पड़ेगी। तो प्रायोरिटी का एक एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया प्रेफरेंस ऑर्डर हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी आप चॉइस भर सकते हो, और आप यदि उसमें कुछ एडिट वगैरह करना चाहो तो आप काउंसलिंग के ड्यूरेशन हमसे कॉन्टेक्ट कर उसमें कुछ एडिट भी करवा सकते हो। ठीक है। एक्सरसाइजिंग का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। एक्सरसाइज का मतलब होता है चॉइस को एडिट करना। कि जैसे मान लो आपने 10 चॉइस भरी, अब आप किसी कॉलेज को ऐड करना चाहते हो, किसी को रिमूव करना चाहते हो, आप किसी कॉलेज की प्रायोरिटी को अपवर्ड हाई करना चाहते हो, किसी की प्रायोरिटी को लो करना चाहते हो, किसी को अपर प्रायोरिटी पे रखना चाहते हो, तो ये सारी चीजें एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस कहलाती है। और ये आप कितनी भी बार कर सकते हो। पहली बात, कितनी चॉइस भरे कोई बाउंडेशन नहीं, मिनिमम आप एक चॉइस भर सकते हो, मैक्सिमम आप सारी चॉइस भर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, लॉक करने के पहले आप अपनी चॉइस को कितनी भी बार एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब आप उनको डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, किसी कॉलेज की प्रायोरिटी बढ़ा सकते हो, किसी चॉइस की प्रायोरिटी घटा सकते हो। ये आपका एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस कहलाता है। और लास्ट चीज है लॉकिंग। तो यदि आपने कोई अपना चॉइस वगैरह फिल कर दिया और आप अपनी फिल्ड चॉइस से यदि सेटिस्फाइड हो, कंप्लीटली सेटिस्फाई हो, तो आप अपनी चॉइस को लॉक कर सकते हो। एक बार आप चॉइस को लॉक कर दोगे तो लॉक करने के बाद एट एनी कॉस्ट आइदर योर लेवल और एमसीसी के लेवल पर किसी भी कंडीशन में आपके द्वारा भरी गई चॉइस को एडिट नहीं किया जा सकेगा। तो बी केयरफुल। यदि आप अपनी चॉइस से कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, आप अपनी फिल की हुई चॉइस से कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, तो ही आप उन्हें लॉक कीजिए। यदि आप उनको लॉक कर देते हो तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा उस राउंड में कॉलेज की चॉइस को एडिट करने का। ठीक है। एक बात और, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हम चॉइस लॉक नहीं करें तो। कोई बात नहीं, यदि आप चॉइस लॉक नहीं करते हो तो लास्ट टाइम तक आपके द्वारा जो चॉइस सेव की जाती है, ध्यान से सुन लेना, जब भी आप चॉइस भरते हो आप उनको हर बार उनको सेव करना पड़ेगा। आपकी लास्ट सेव्ड चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है सिस्टम के द्वारा। तो आप चाहो तो खुद से लॉक कर सकते हो, और मान लो आप खुद से लॉक नहीं करते हो तो आपकी जो लास्ट सेव्ड चॉइस है वो सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट चलता है। तो ये एमसीसी लेवल का काम है जिसमें आपको 1-2 दिन रिलैक्स रहना है, और एमसीसी की अपने स्तर पर आपकी जो रैंक है प्लस आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट प्रायोरिटी वाली कॉलेज दी जाती है। आपकी रैंक पर यदि वो कॉलेज अवेलेबल हो तो आपको वो कॉलेज दी जाएगी, और आपका रिजल्ट जो कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट पब्लिश होगा। लास्ट चीज है रिपोर्टिंग। ध्यान से सुन लीजिए, जो कॉलेज आपको मिली है, यदि आप उस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो कॉलेज आपके पास हो, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको उस कॉलेज में गिवन इंटरवल जो एक टाइम शेड्यूल में दिया गया है, उस गिवन पीरियड में आपको वहां फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ध्यान से सुन लीजिए, फिजिकली मतलब आपको खुद को वहां जाना पड़ेगा, प्लस आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपी वगैरह नहीं चलेगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहां जमा करवाने पड़ेंगे और आपको वहां फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में जो अलॉट हुई है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है। यदि आप जो कॉलेज आपको मिली है आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको फिजिकली अलॉट करना, फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। यदि आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो वो कॉलेज जो आपको मिली थी वो कैंसिल हो जाएगी, और सेकेंड राउंड में आपको वापिस से चॉइस वगैरह भरना पड़ेगा। देखो फर्स्ट राउंड में तो क्या होता है, फ्री एग्जिट की एक फैसिलिटी होती है। और फ्री एग्जिट की फैसिलिटी का मतलब है कि फर्स्ट राउंड में मान लो आपको कॉलेज मिल गई, आप नहीं गए तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। आपको कोई कॉलेज मिल गई, आप उसको ज्वाइन करने के लिए नहीं गए, आपने कुछ नहीं किया, तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। तो जो मेन कंपटीशन होती है वो सेकंड राउंड में चलती है। तो थोड़ा सा सेकंड राउंड को अच्छे से समझ लीजिए। पहली चीज, फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 फॉर दोज कैंडिडेट वो हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1। मतलब जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, किसी भी कारणवश, जो पहले ये सोच रहे थे कि हम केवल स्टेट काउंसलिंग करेंगे, किसी भी कारणवश किसी भी बच्चे ने यदि फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो उन स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी मिलेगी। मतलब वो अपनी रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस को पे कर कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है।
किन को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है ये भी देख लीजिए। कैंडिडेट वो हैव रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया था और जिनको कोई सीट नहीं मिली थी, मतलब उन्होंने चॉइस भरी, अब उन्होंने चाहे पूरी चॉइस भरी हो या उन्होंने कम चॉइस भरी हो, उनकी जो चॉइस उन्होंने भरी उनकी रैंक के अकॉर्डिंग वो उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिली, तो उन लोगों को सेकेंड राउंड में अलग से वापस से रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था, काउंसलिंग करी थी, लेकिन जिनको फर्स्ट राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई थी, वो सेकंड राउंड के लिए ऑलरेडी एलिजिबल है, उनको अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, उनको सीधा चॉइस फिलिंग वाला काम करना है। सेकंड चीज, ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई थी, जिन्होंने उस कॉलेज पर रिपोर्टिंग ही नहीं करी, या मान लो रिपोर्टिंग करके वापस रिजाइन करके आ गए कि आपने रिपोर्ट किया लेकिन वहां जाके आपको लगा कि मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे को यहां सेट नहीं होगा, तो आप उसको रिजाइन करके आ गए, या आपने रिपोर्टिंग ही नहीं किया, मतलब आपने कुछ नहीं, आपने या तो रिपोर्टिंग ही नहीं किया या आपने मान लो रिपोर्ट कर दिया लेकिन वापस से रिजाइन कर दिया, तो उन कैंडिडेट को भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वापस सुन लीजिए, जिन कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिली उनको भी अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करना। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज मिली, जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी या रिजाइन कर दिया, उनको भी अलग से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट राउंड में उनका रजिस्ट्रेशन था वही सेकंड राउंड में कैरी कंटिन्यू रह जाएगा। ठीक है, फ्रेश चॉइस भरनी पड़ेगी, ये और ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने फर्स्ट राउंड में सारी चॉइस भरी थी, हमको कुछ नहीं मिली, तो क्या मुझे सेकंड राउंड में वापस से चॉइस भरनी है? यस, कंपलसरी है। जो फर्स्ट राउंड में आपने सारी चॉइस, जो भी चॉइस भरी थी, वो नल एंड वॉइड हो चुकी है, मतलब वो ब्लैंक हो गई है। सेकंड राउंड में यदि आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको वापस से चॉइस भरनी पड़ेगी। ध्यान से सुन लीजिए, फर्स्ट राउंड में आपने जो भी चॉइस भरी थी, आपको मान लो नहीं मिला, तो सेकंड राउंड में वो सारी की सारी चॉइस नल एंड वॉइड जीरो हो चुकी है, आपको फ्रेश चॉइस भरना पड़ेगा। यदि आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सेकंड राउंड के थ्रू काउंसलिंग में कॉलेज लेना चाहते हो, तो आपको फ्रेश चॉइस भरना पड़ेगा। ठीक है, अगेन एक्सरसाइजिंग बिफोर लॉक, आप उसको कितनी भी बार एक्सरसाइज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, प्रायोरिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। और लॉकिंग ऑफ चॉइस वही है, खुद से भी लॉक कर सकते हो, खुद से लॉक नहीं करते हो तो लास्ट टाइम तक जो आपकी सेव्ड चॉइस है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में रिजल्ट वगैरह पब्लिश होगा और जो कॉलेज आपको अलॉट होती है उस कॉलेज को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वही फर्स्ट राउंड की तरह आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट जिस कॉलेज में जाना पड़ेगा, फिजिकली जाकर वहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक खास डाउट, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिली थी या जिनको कॉलेज मिली थी उन्होंने कॉलेज ली नहीं या उसको रिजाइन कर दिया, तो उन लोगों को यदि सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलती है और उनको यदि कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है तो वो सीधा अपनी जो नई कॉलेज उनको मिली है उसमें रिपोर्ट कर दीजिए और अपने फिजिकली रिपोर्ट कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवा दीजिए। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गई थी और जिन्होंने वहां रिपोर्टिंग कर दी थी और अपग्रेड वगैरह के लिए यस अपनी विलिंगनेस दे के आए थे, यदि उन लोगों को सेकेंड राउंड में नई कॉलेज मिली है तो उन लोगों को पहले अपनी प्रीवियस अलॉटेड जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिली थी वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट वापस लेने पड़ेंगे। वहां से आपको एक रिलीव लेटर लेना पड़ेगा जो कॉलेज में ही आपको दिया जाएगा। जो पहले राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुई थी, जहां पे आपने ज्वाइनिंग करी थी पहले राउंड की, उस कॉलेज से आपको एक रिलीविंग लेटर दिया जाएगा। वो रिलीविंग लेटर और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जो सेकेंड राउंड में जो नई कॉलेज मिली है उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वहां जाके डॉक्यूमेंट लेने हैं उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, और सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुई है वहां जाकर आपको रिपोर्ट भी करना है। ठीक है, कई लोग ये कहते हैं कि सर फर्स्ट राउंड में मान लो मेरे को एसएमएस जयपुर मिल गई और सेकेंड राउंड में मेरे को एम्स जोधपुर मिल गई, तो मैं दोनों में से कोई सी भी ले सकता हूं क्या? ना, फर्स्ट राउंड में आपको एसएमएस जयपुर मिली, आपने ज्वाइनिंग कर ली। अब सेकंड राउंड में आपने नई कॉलेज चॉइस भरी और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको एम्स जोधपुर मिल गया, तो जो फर्स्ट राउंड में एसएमएस जयपुर मिली थी वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई है। वो कॉलेज अब आपकी जगह किसी और बच्चे को दी जा चुकी है।
ठीक है, वहां पर कोई दूसरा कैंडिडेट आ चुका है, आपको एसएमएस जयपुर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा, और जो नई कॉलेज आपको अलॉट हुई है उसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में सेकंड राउंड में जो नई कॉलेज अलॉट हुई है वहां पर आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी सेकंड राउंड की ज्वाइनिंग मानी जाएगी। अदरवाइज फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज तो ऑलरेडी छूट चुकी है, और सेकंड राउंड वाली कॉलेज जो मिली है उस पर यदि टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर पाए तो वो भी कैंसिल हो जाएगी, तो आपको फिर मॉपअप राउंड में जाना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिली, आपने रिपोर्ट किया, सेकंड राउंड में आपकी कॉलेज अपग्रेड हो जाती है तो पुरानी वाली कॉलेज से जाके डॉक्यूमेंट लेकर नई वाली कॉलेज में आपको विद रिलीविंग लेटर जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है, अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला डाउट, यदि कोई स्टूडेंट्स, कोई कैंडिडेट सेकेंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन ना करे तो क्या उसको मॉपअप राउंड के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा? यस। यदि सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो पहले आपने फीस दी थी रजिस्ट्रेशन के दौरान वो फॉरफिट हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, वो जब्त हो जाएगी, और मॉपअप राउंड के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगेन आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज और ध्यान से सुनो, जिन स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिली उन लोगों को मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिली तो उन लोगों को मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एलिजिबल है, उनको मॉपअप राउंड में अपनी चॉइस फिल करनी है और वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, लेकिन जिन कैंडिडेट को सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गई और जिन्होंने ज्वाइन नहीं करी उन लोगों को मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वापस से रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी है उनको वापस से पे करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या मैं सेकेंड राउंड की कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जो भी मेरे को, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जो भी मेरे को सेकेंड राउंड की कॉलेज मिलती है, लाइक एम्स मिले, चाहे जिपमर मिले, चाहे बीएचयू मिले, चाहे किसी अदर स्टेट की कॉलेज मिले, चाहे राजस्थान स्टेट की कॉलेज मिले, कोई भी मेरे को कॉलेज मिले, क्या उसको ज्वाइन करने के बाद मैं थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? नो। ध्यान से सुन लीजिए, सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिली, एनी कॉलेज ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, आपने उसको ज्वाइन कर लिया तो एट एनी कॉस्ट आप उसको रिजाइन नहीं कर सकते हो और आप आगे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। मतलब आप इवन स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। यदि ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट मिली, आपने ज्वाइन कर लिया, आपने वहां जाकर फिजिकली रिपोर्टिंग कर कर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, आपने उसको ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद आप एट एनी कॉस्ट उस कॉलेज को छोड़ नहीं सकते हो, बिल्कुल भी इसको छोड़ने का ऑप्शन नहीं होगा। और आपकी आगे सारी काउंसलिंग, सारी जितनी भी काउंसलिंग है, चाहे स्टेट काउंसलिंग हो, चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग के आगे के राउंड हो, वो सारे के सारे वहीं सीज हो जाएंगे, वो आपकी कॉलेज फुल एंड फाइनल हो जाएगी। उसके बाद किसी भी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। हर काउंसलिंग में आपकी डिटेल भेज दी जाएगी और आप किसी भी काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो बी केयरफुल, सेकेंड राउंड में यदि आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी काउंसलिंग वहीं परमानेंट रुक जाएगी। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, कि सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करने के लिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए मुझे किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चॉइस फिलिंग के लिए मैंने आपको अभी बताया भी था, सेकेंड राउंड में मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, आपने ज्वाइन कर लिया, और सेकंड राउंड में आपने दूसरी चॉइसेज भरी, आपको नई कॉलेज मिल गई, तो जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपकी मिली थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया भी था, जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली थी, जिसको आपने ज्वाइन किया था, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुकी है। अब आपको वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपना रिलीविंग लेटर लेकर नई जो कॉलेज मिली है, सेकंड राउंड है, उसमें रिपोर्ट करना होगा। तो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए सबसे जरूरी बात है, आप हमेशा जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी, जिसको आप ज्वाइन कर चुके हो, उसी से हायर प्रेफरेंस वाली चॉइस सेकंड राउंड में भरिए। जो फर्स्ट राउंड में आपको मिल गई, जो आपने ज्वाइन कर ली थी, उससे हायर प्रायोरिटी वाली जो सीट्स है, उन्हीं को आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भरना चाहिए, ताकि आपको लो प्रायोरिटी की कोई सीट ना मिले। ठीक है बच्चों, यदि मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गई थी और आपने ज्वाइन कर लिया,
और सेकंड राउंड में जो चॉइस आपने भरी उसमें से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुई थी वो आप रिटेन करोगे, मतलब आपके पास जो पहले राउंड वाली कॉलेज है वो तो रहेगी रहेगी। तो यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली, आपने ज्वाइन किया, सेकंड राउंड में आपने नई चॉइस भरी, जो नई चॉइस आपने टॉप प्रायोरिटी की जो चॉइस भरी थी उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिला, तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुई थी आप उसको रिटेन करोगे। ठीक है। खास बात, जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिली थी और आपने उसको ज्वाइन कर लिया था तो उस कॉलेज को आपको सेकंड राउंड में वापस से फिल करने की जरूरत नहीं होती। जब आप सेकंड राउंड की चॉइस फिल करते हो, नई फ्रेश चॉइस फिल करते हो, हाई प्रायोरिटी वाली चॉइस फिल करते हो, तो फर्स्ट राउंड की कोई कॉलेज, फर्स्ट राउंड की जो अलॉटेड सीट जो आपको मिली थी जिसको आपने ज्वाइन कर लिया था, फर्स्ट राउंड में ज्वाइंड सीट आपको सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग में भरने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे लोग हमसे बॉन्ड के बारे में भी पूछते रहते हैं। तो बॉन्ड के लिए मैं आपको बता देता हूं, दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक तो कंटिन्यूटी बॉन्ड होता है, एक सर्विस बॉन्ड होता है। कंटिन्यूटी बॉन्ड का तो सिंपल सा मीनिंग है कि आप अपने एमबीबीएस कोर्स को बीच में छोड़ के नहीं आ सकते हो। कि जैसे मान लो आपने फर्स्ट ईयर बंगाल की कॉलेज में एडमिशन लिया, सेकंड ईयर मान लो आपने नीट की एग्जाम वापस दी, आपका राजस्थान वाली कॉलेज में हो गया, तो आप वहां से कॉलेज को छोड़कर यहाँ नहीं आ सकते हो, आपको अपनी डिग्री पूरी कंप्लीट करके आना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी स्टेट में, बहुत सारी कॉलेजेस में कंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है, तो ये तो कोई बिग डील, बड़ी बात नहीं, ये तो चलेगा। ठीक है। सेकंड होता है सर्विस बॉन्ड। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें सर्विस करनी पड़ेगी, हमें वहां रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। सर्विस बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जैसे महाराष्ट्र में बोला जाता है कि 1 और 2 ईयर गवर्नमेंट, 1 और 2 ईयर सर्विस बॉन्ड होता है। इसका मतलब 1 और वो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट 1 या 2 साल की सर्विस के लिए बाउंड कर सकती है। जैसे किसी स्टेट में 2 ईयर सर्विस बॉन्ड अपने राजस्थान में, तो राजस्थान गवर्नमेंट आपको 2 ईयर्स गवर्नमेंट सर्विस के लिए बाउंड कर सकती है अपनी चॉइस की जगह पर। ठीक है। अब बहुत सारे लोग इस बॉन्ड को डीमेरिट के रूप में देखते हैं। मैं आपको कहता हूं बॉन्ड वगैरह सेकेंडरी चीजें हैं। आप जब भी कॉलेज की प्रायोरिटी बनाओ, अपनी लिस्ट बनाओ, तो आपके लिए जो मेन चीजें हैं वो कॉलेज होनी चाहिए। कि कॉलेज अच्छी हो, कॉलेज में पढ़ाई अच्छी हो, कॉलेज का हॉस्पिटल अच्छा हो, वहां फैसिलिटी वगैरह अच्छी हो। मेन अपनी जो प्रायोरिटी है वो कॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, मेरे को ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिले जहां पे अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छे पेशेंट फ्लो हो, ताकि मैं अच्छे से सीख सकूं। और देखो बॉन्ड का फायदा ही है भाई, एक तो सबसे बड़ा फायदा आपको आपकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद सर्विस मिल जाएगी। जितने भी वो 1 और 2 ईयर का सर्विस बॉन्ड था, तो आपको उतने टाइम के लिए सर्विस मिल जाएगी। तो उस सर्विस के दौरान आपको गवर्नमेंट एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट भी पे करती है। साथ ही साथ बेटा आपको जो बॉन्ड में उस सर्विस के दौरान जो सबसे बड़ी चीज है वो मिलेगा एक्सपोजर। कि आप किसी पीएससी सीएससी में अपनी जॉब करोगे, सर्विस करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप वहां डिफरेंट पेशेंट वगैरह के साथ आपका एक्सपोजर होगा। आप बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखोगे, बहुत सारी बातें आप उन पेशेंट से सीखोगे, बहुत सारी चीज़ों को आप वहां डायरेक्ट सीखोगे। तो बॉन्ड वगैरह तो एक तरीके से देखा जाए तो सेकेंडरी थॉट रखो, और इनके लिए अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। लगभग स्टेट में किसी न किसी फॉर्म में आपको बॉन्ड जरूर मिलेगा। तो जो भी बॉन्ड है वो सेकेंडरी बात, अपनी पहली प्रायोरिटी टॉप मेडिकल कॉलेज लेना होना चाहिए। ठीक है। अपन ये सोचे कि अपन को ऐसी कॉलेज मिले जहां पर पढ़ाई अच्छी हो, जहां पर फैसिलिटीज अच्छी हो, जहां डिसिप्लिन वगैरह अच्छा हो, ताकि वहां से आप एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलो। ठीक है बच्चों, इस स्लाइड के माध्यम से राउंड 1 से लेके स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जो कट ऑफ गई थी उसको हमने समराइज करने की कोशिश करी है। ऑल इंडिया कोटे के थ्रू हमने डिफरेंट एम्स की, बीएचयू, जिपमर, दिल्ली कोटे की या राजस्थान की, इन सब की हमने आपको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जो सीट भरी गई थी उनकी हमने आपको कट ऑफ प्रोवाइड करी। और ये एक फाइनलाइज कट ऑफ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि लास्ट किस रैंक तक आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली थी एज पर योर कैटेगरी, सेकेंड राउंड में कॉलेज मिली थी, थर्ड मोपअप या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कहां तक, किस रैंक तक, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कॉलेज मिली थी। तो वो हमने आपको एक समराइज करके एक फाइनल कट ऑफ राउंड वाइज भी प्रोवाइड किया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हो। बच्चों लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि यदि ये आपके पास कंप्लीट नहीं होंगे तो आप रिपोर्ट करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के वो आपका एडमिशन भी अलाउ ना करे। तो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से देख ले, और अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इन ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है। सबसे पहली चीज नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो वो प्रिंट आउट, फिर आप जब एग्जाम देने गए थे उसका एडमिट कार्ड, और फाइनली जो आपका रिजल्ट आया वो रिजल्ट सीट।
तीनों आपके पास होने चाहिए। ड्यूरिंग रिपोर्टिंग टाइम आपको जमा कराने पड़ते हैं, ठीक है। कॉलेज में जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट। देखो जो एमसीसी की तरफ से इंफॉर्मेशन ब्राउज़र आता है काउंसलिंग का, वहां तो ये लिखा होता है कि 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, लेकिन लगभग कॉलेज आपसे 11th की मार्कशीट की भी डिमांड करती है। जैसे मान लो आप दिल्ली के स्टेट कोटे के थ्रू एडमिशन लेना चाहो तो आपके पास 11th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस ये देखना चाहती है कि आपके पास 11th में भी साइंस बायो था या नहीं था, तो वो लगभग जगह 11th की मार्कशीट भी मांगी जाती है। तो कंपलसरी आप 10th 11th 12th तीनों की मार्कशीट लेके जाए। आईडी प्रूफ, कोई भी फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी हो, आधार कार्ड तो जरूर लेके ही जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है, जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट वाला कोई रोल नहीं आपके लिए, लेकिन आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट। सेंट्रल के परफॉर्मे में यदि ऑल इंडिया कोटे के थ्रू काउंसलिंग में सीट लेते हो तो सेंट्रल परफॉर्मा, और स्टेट कोटे के थ्रू काउंसलिंग में सीट लेते हो तो स्टेट परफॉर्मे के अकॉर्डिंग आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। और एससी एसटी में ऐसी कोई डेट बाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन वहां पर भी आपके पास सेंट्रल और स्टेट दोनों के सर्टिफिकेट होने चाहिए। यदि स्टेट कोटे के थ्रू सीट लेते हो तो स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ऑल इंडिया कोटे के थ्रू लेते हो तो सेंट्रल कोटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट या मूल निवास प्रमाण पत्र ये भी आपके पास होना चाहिए। ये जो स्टेट काउंसलिंग में आपसे मांगा जाएगा तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, इसमें कोई डेट बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। 8 पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो के लिए मैं आपको क्लियर बता दूं, फोटो आपको एग्जैक्ट वही लेके जानी है जो आपने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, जो नीट के रजिस्ट्रेशन में जो आपने फोटो वगैरह अपलोड करी थी, ड्यूरिंग एग्जाम जो फोटो आप लेके गए थे, उसी टाइप की पासपोर्ट साइज 8 फोटो कम से कम आपको लेके जानी है ड्यूरिंग रिपोर्टिंग, ठीक है। इसके बाद में 12th या कॉलेज का टीसी, मतलब आपने 12th पास करी या मान लो आपने फर्स्ट ईयर कोई कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले लिया था तो वहां की टीसी प्लस माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये टीसी आपको स्कूल लेवल पे मिलती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके लास्ट अटेंडेड बोर्ड से आता है, तो टीसी और माइग्रेशन दोनों आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो आपका स्कूल या कॉलेज अटेंड जो आपने किया था वहां से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। ये जैसे मान लो कोई बच्चा 12th स्कूल में पढ़ के आया, 1 साल उसने अपनी कोचिंग में जीसीआई में तैयारी करी, यहां से सिलेक्ट हो गया, तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट उसको स्कूल से लेना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट अटेंडेड स्कूल या कॉलेज, कोचिंग का करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको स्कूल से या कॉलेज जहां से अपनी लास्ट क्लास अटेंड करी है उससे आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी लेना पड़ेगा। अगले जो 2 डॉक्यूमेंट है वो WDP और WPP के लिए एप्लीकेबल है। यदि आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन या वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री पर्सन हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अदरवाइज आपके लिए इन डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। वार्ड ऑफ ये सर्टिफिकेट ऑफ WDP या सर्टिफिकेट ऑफ WDP, ठीक है। यदि आप ये WDP या WPP कोटे से एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। काउंसलिंग फीस रिसिप्ट, इसके बारे में भी जब आप ऑल इंडिया कोटे के थ्रू काउंसलिंग करते हो तो जब अपन पेमेंट करते हो तो एक रजिस्ट्रेशन का पेज आता है, उसका आप प्रिंट आउट रखिए। वो ड्यूरिंग अपने को रिपोर्टिंग कई बार कॉलेज वाले मांग लेते हैं। ऐसे स्टेट काउंसलिंग में भी आपसे उस रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो काउंसलिंग फीस आपने पे करी थी उसकी रिसिप्ट के बारे में वो मांग लेते हैं, डिमांड कर लेते हैं, तो आपको साथ लेके जानी है, ठीक है। चॉइस फिलिंग प्रिंट आउट, हाँ बच्चों, चाहे आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लो चाहे ऑल इंडिया कोटे के थ्रू काउंसलिंग करवाओ, दोनों ही काउंसलिंग में जब आप चॉइस लॉक कर देते हो या सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है तो आपको जो भी चॉइस आपने फिल करी थी उसका एक प्रिंट आउट लेना पड़ेगा और वो प्रिंट आउट आपको ड्यूरिंग रिपोर्टिंग जमा करवाना पड़ेगा। बॉन्ड इफ एनी, ये बॉन्ड वगैरह अभी आपको नहीं बनवाने हैं, ये चॉइस फिलिंग वाला प्रिंट आउट भी काउंसलिंग के बाद ही आएगा। ये बॉन्ड वगैरह भी जो कॉलेज आपको मिलती है तो उस कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी उनका बॉन्ड परफॉर्मा है, जो फाइनल कॉलेज जहां पे आप ज्वाइनिंग करोगे, रिपोर्टिंग आपकी फाइनल रिपोर्टिंग होगी, फाइनल ज्वाइनिंग होगी, उस कॉलेज में जाने के बाद आपको वहां उसका बॉन्ड वगैरह भी जमा करवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, ये गैप सर्टिफिकेट में आपको बता दूं ये कोर्ट से बनवाना पड़ेगा, कोचिंग के द्वारा, ये कोचिंग या किसी मतलब हमारे द्वारा बनाया हुआ गैप सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं होता है। आपको जो कोर्ट के थ्रू या नोटरी के थ्रू गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, प्लस इनकम सर्टिफिकेट। ये और बता दूं मैं, जैसे स्टेट काउंसलिंग में एक ऑप्शन होता है कि जिनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से कम हो
तो उनको काउंसलिंग फीस में कुछ छूट दी जाती है। तो जो बच्चे इस छूट को ऑप्ट करते हैं उन्हें इनकम सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाना पड़ता है और ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो यदि आप वो छूट लेना चाहते हो तो आपको ये इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, और वो छूट नहीं लेना चाहते हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है। लास्ट, अलॉटमेंट लेटर। कॉलेज मिलने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर आता है जो कि ऑनलाइन आएगा। तो वो कॉलेज मिलने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करना है, और जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाओ तो वहां पर भी ये अलॉटमेंट लेटर आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो बच्चों, ये जो आज का वीडियो लेक्चर था इसमें अपन ने बेसिकली काउंसलिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, राउंड वगैरह में क्या क्या ध्यान रखना है, किस राउंड में क्या होगा, कैसे चॉइस बढ़नी होती है, लॉकिंग एक्सरसाइज, इन सब के बारे में अपन ने सीखा। कॉलेज की इंफॉर्मेशन, कौन सी कॉलेज चूज करनी चाहिए, उनकी कट ऑफ वगैरह, उनकी स्टेट कोटे के थ्रू, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कट ऑफ या ऑल इंडिया कोटे के थ्रू काउंसलिंग की कट ऑफ, वो सारी कट ऑफ हमने आपको प्रोवाइड करी है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी हमने डिस्कस किए जो आपके कॉमन डाउट होते हैं, और इन द एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि काउंसलिंग कभी भी स्टार्ट हो, इन द एंड जब आप रिपोर्ट करने जाओगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एट ए टाइम साइमल्टेनियसली चाहिए होंगे। तो उस समय आपको रस ना हो, परेशानी नहीं हो, डॉक्यूमेंट्स को भी अभी से कलेक्ट करना चालू कर देना चाहिए ताकि आप बिना किसी परेशानी के आराम से डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करा सको। तो इस वीडियो के माध्यम से काउंसलिंग का पहला पार्ट, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आपको बता दी। जैसे ही काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसकी टेंटेटिव डेट तो 15 जुलाई है, लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका भी एक वीडियो तुरंत अपलोड कर देंगे, ताकि यदि आप घर से रजिस्ट्रेशन करना चाहो या अपनी सहूलियत से, अपने घर से, अपने होम टाउन से रजिस्ट्रेशन करना चाहो तो आप कर सको। अदरवाइज अपनी कोचिंग में, अपने गुरु कृपा कैंपस में आप बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी और चॉइस फिलिंग की फैसिलिटी, काउंसलिंग की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।